जो भी पार्टिसिपेंट्स बोले हैं वो सूचना के अधिकार के ज़रिए जनहित साधने के अपने काम में लगे हुए हैं तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद। और भाई नित्यानंद मिश्रा जी ने जो न्यायपालिका के नकारात्मक रवैये को लेकर जो भी कहा सूचना के अधिकार के प्रति और सरकार के नेगेटिव रूप के बारे में, वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। आज के वेबिनार का विषय है सूचना का अधिकार और नए अपडेट, यानी अद्यतन जानकारियाँ, नई जानकारी। इस सिलसिले में कुछ छोटी-छोटी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो हम सबके काम आ सकती है और जिनका हम आरटीआई लगाकर उनका फ़ायदा लोगों तक पहुँचाने के में मददगार बन सकते हैं। आप सबको ध्यान होगा 4 नवंबर 20 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने एक आदेश पारित किया था कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा बच्चों से और कोई भी फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। इसके खिलाफ, क्योंकि स्कूल बंद थे, कक्षाएं लग नहीं रही थी, केवल ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो ट्यूशन फीस लेने की प्राइवेट स्कूलों को हाई कोर्ट ने छूट दी। प्राइवेट स्कूलों के मालिकों का संघ ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि हमारे खर्चे बहुत हैं, स्टाफ को रेगुलर वेतन देना पड़ रहा है, तो हमको दूसरी फीस भी वसूलने की अनुमति दी जाए और हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राइवेट स्कूल मालिकों को उस याचिका को खारिज किया और हाई कोर्ट के इस निर्णय की पुष्टि की कि केवल ट्यूशन फीस ही वसूलने की अनुमति होगी। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और व्यवस्था की जो आप सबको इसको जानना समझना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनसे अनाप-शनाप फीस, ट्यूशन फीस के अलावा भी मांगी जा रही है, वसूली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये प्राइवेट स्कूल वालों की याचिका खारिज करने के साथ ये भी कहा कि अब सभी प्राइवेट स्कूलों को ये बताना होगा कि वो उन्होंने बच्चों से, छात्राओं से किस-किस मद में क्या फीस ली है और ये सारी जानकारी प्राइवेट स्कूलों को जिला समिति को देनी होगी। जिला समिति हर जिले में बनी है जिसका अध्यक्ष कलेक्टर है, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल है, कुछ और अधिकारी भी शामिल है। ये वेबसाइट के जरिए इस जिला समिति को स्कूलों को ये जानकारी देनी होगी। लेकिन अभी भी ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने ये जानकारी जिला समिति को नहीं दी है कि उन्होंने किस-किस मद में क्या फीस वसूली। इससे साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने गड़बड़झाला किया है, हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए दूसरे मदों में भी फीस वसूली है, ट्यूशन फीस के अलावा, इसलिए वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इसमें एक मुद्दा तो ये बनता है कि हम ऐसे अभिभावकों से संपर्क करके आरटीए लगा सकते हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं और उनसे ट्यूशन फीस के अलावा फीस ली गई, वो कलेक्टर के नाम आरटीआई लगा सकते हैं जो जिला समिति के अध्यक्ष थे। कि ये हाई कोर्ट का निर्णय था 4 नवंबर 20 का, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में पुष्टि की है प्राइवेट स्कूलों की खारिज करते हुए और जिला समिति को सारी जानकारी देने का आदेश दिया था। इसकी वेबसाइट पे इसकी पालना में अभी तक किन-किन स्कूलों ने अपनी फीस वसूली के संबंध में मदवार जानकारी दी है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी पालक को मतलब अभिभावक को स्कूल से शिकायत है तो वो जिला समिति के पास शिकायत दर्ज करा सकेगा, यानी कलेक्टर को आप शिकायत दे सकते हैं जो समिति के अध्यक्ष हैं। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस जिला समिति को 4 सप्ताह के अंदर उस शिकायत का निराकरण करना पड़ेगा। तो हम ये भी आरटीआई के जरिए जानकारी मांग सकते हैं जहाँ हमें गड़बड़ी की सूचना है कि जिला समिति को कलेक्टर के नाम आरटीआई में ये मांग सकते हैं कि जिला समिति को अभी तक किन-किन अभिभावकों की अधिक फीस वसूली की, हाई कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करके फीस वसूली की शिकायतें मिली है और उनके निराकरण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय अवधि निर्धारित की गई है 4 सप्ताह की, उसमें किन-किन शिकायतों का निराकरण किया गया। इससे न प्रशासन पे और प्राइवेट स्कूलों पे दबाव बनेगा कि वो फीस अ, अन्यथा फीस न वसूलें और वसूली है तो उसको वापस करें छात्रों को। एक और महत्वपूर्ण फैसला अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है 27 अगस्त 2021 को। उसमें हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि सूचना के अधिकार के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र
थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं है, तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना नहीं है, इसलिए अगर कोई आरटीआई में डेथ सर्टिफिकेट की जानकारी मांगता है तो वो उसको दी जानी चाहिए। और हाई कोर्ट ने एक पंचायत सचिव के मामले में आदेश दिया, पंचायत सचिव को आदेश दिया कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी दीजिए। यह निर्णय भी हमारे काम आ सकता है। और एक इस सिलसिले में चूंकि इन सबके मूल आदेशों की प्रतियां हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं होती, तो भाई शिवानंद जी ने प्रयास करके पिछले वेबिनार में बहुत अच्छे कानूनी जानकारों को जोड़ा था, आरटीआई और एफआईआर विषय पे जो हमारा वेबिनार था, उसमें जो कानूनी जानकार विधिवेत्ता शामिल हुए थे, उन लोगों ने हमें जानकारी दी थी कि आईपीसी की और सीआरपीसी की किन किन धाराओं के तहत हम मुकदमा और एफआईआर या परिवाद कर सकते हैं लोक सूचना अधिकारी और प्रथम वकीलीय अधिकारी के खिलाफ। तो हमारा निवेदन ये है कि उन उन लोगों ने जिसको एक लीगल वेबसाइट शुरू की है, लीगल एम्बिट नाम से, जिसकी पूरी जानकारी माननीय शिवानंद जी के उसमें जो चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, आरटीआई रिवोल्यूशनरी ग्रुप, उस पे भी दी गई है। और हमारा जो फेसबुक पेज है राइट टू इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट, उस पे भी उस वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई। तो आप लोगों को उस वेबसाइट को भी जरूर खोल के देखना चाहिए। उसमें इतना भी प्रावधान है कि आप एक मिस कॉल दे दें, वो वकील लोग जो आरटीआई का काम करते हैं वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी हर संभव निःशुल्क सहायता करेंगे। तो उस वेबसाइट का भी लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। एक और इंदौर का हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है पिछले दिनों, इसी 2021 में ही, शायद छठे महीने में दिया है। आपने देखा होगा कि कलेक्टरों ने कई ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी, जिनके खिलाफ रासुका के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का पर्याप्त अधिकार नहीं था। हम जब सूचना आयुक्त थे तो हमारी कोर्ट में भी ऐसे मामले आए थे जिनके खिलाफ रासुका लगाया गया। उन्होंने रासुका किस आधार पर लगाया गया उसकी जानकारी मांगी थी कि हमारे खिलाफ क्या-क्या मुकदमे हैं जिनके आधार पे लगाया गया है, क्या हम पे आरोप हैं, अपराध दर्ज है, उसकी जानकारी दी जाए ताकि रासुका का औचित्य सिद्ध हो सके। तो प्रशासन वो जानकारी देने में विफल रहा। कलेक्टरों ने मनमानी से या दुर्भावनावश अ, एक ऐसे लोगों को फंसा दिया जिनके खिलाफ रासुका नहीं बनता था। तो जब सूचना आयोग की हमारी कोर्ट में हमने उनको आदेश दिया कि ये तो हर आरोपी को जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं, उसकी जानकारी उसको दी जाए। तो रासुका लगाया तो उसका आधार स्पष्ट कीजिए। प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पाया और सूचना आयोग की कार्रवाई के कारण ही प्रशासन को वो रासुका की कार्रवाई वापस लेनी पड़ी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी कई ऐसे मामले गए हैं जिनमें जिनके खिलाफ रासुका लगाई गई थी, उनको कोर्ट ने निराधार मानते हुए राहत प्रदान की। इन सारे स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने एक अहम आदेश दिया है। ये कांग्रेस आत्मदीप सर आपका म्यूट हो गया है, थोड़ा सा उसको अनम्यूट कर लें। हमें लगता है कि कोई कॉल वगैरह मोबाइल पे जब आ जाते हैं तो अपन जब मीटिंग वगैरह में रहते हैं तो वो कोई इस तरह से प्रॉब्लम्स हो जाया करती हैं। हमें लगता है वही दिक्कत हो गई। एक मिनट सर। हाँ 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 जी। अब आवाज अब हाँ आ रही है आवाज? जी जी। तो इसी तरह रासुका से जो गलत तरीके से जिसको फंसा दिया गया था, उस शख्स की याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को और मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह विभाग को आदेश दिया है कि भविष्य में कलेक्टरों को रासुका की कार्रवाई के अधिकार देने के साथ ही उनके आधार भी स्पष्ट किए जाएं। यानी कलेक्टरों को ये लिखित में स्थिति स्पष्ट की जाए कि वो किन-किन मामलों में रासुका की कार्रवाई की अनुमति दे सकते हैं और किन-किन में नहीं।
यह जानकारी भी सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि राजसूका का भी कई बार राजनीतिक कारणों से, दूसरे कारणों से भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश खास करके हमारा और राजस्थान भी अवैध रेत खनन के मामले में पूरे देश में चर्चित। सब लोग जानते हैं नीचे से ऊपर तक के और न्यायपालिका तक भी कि सरकार के तमाम दिखावटी प्रयासों के बावजूद अब रेत का अवैध उत्खनन जारी है, जिससे नदियां और गलत तरीके से खनन हो रहा है रेत का मशीनों के माध्यम से, जिससे नदियां छलनी हो रही है, उनका अ, पर्यावरण और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी नष्ट हो रही है, जिसका दुष्प्रभाव पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है। नदियां मर रही है इस अवैध खनन। तो इस बारे में एक जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको हम संक्षेप में एनजीटी के नाम से जानते हैं, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए ही गठित किया गया न्यायिक निकाय है और जिसका मुखिया भी, जिसकी हर बेंच का सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, और एनजीटी को बहुत ज़्यादा अधिकार है सूचना आयोग के मुकाबले दंड देने के। करोड़ों रुपए के भी वो जुर्माना, हर्जाना लगा सकता है। उस एनजीटी ने एक आदेश पारित किया है अ, पिछले जून 2021 में। ये आदेश भी हम सबके संज्ञान में होना चाहिए। इसका हम अपने आसपास जो खनन हो रहा है, उसकी रोकथाम के सिलसिले में इस आदेश का उपयोग कर सकते हैं। इस आदेश में एनजीटी ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में एनजीटी द्वारा अवैध उत्खनन रोकने के निर्देश देने के बावजूद लगातार अवैध खनन की शिकायतें आ रही है। सरकार से रिपोर्ट भी मांगी जा रही है, जवाब भी दिए जा रहे हैं, पर रोकने में सख्ती नहीं हो रही है। इस सबको देखते हुए एनजीटी ने एक गाइडलाइन जारी की है और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इस हमने जो गाइडलाइन दी है, इसका पूरी सख्ती से पालन कराया जाए। अब आप देखिए उस गाइडलाइन में क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि अवैध उत्खनन में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को जब्त करने और उन्हें छोड़ने के पहले पेनल्टी की नई दरें लागू की जाए, और ये नई दरें भी एनजीटी ने निर्धारित कर दी है। अब 25 लाख से अधिक के 5 साल तक के पुराने उपकरण पकड़े जाने पर, जो रेत के खनन में इस्तेमाल हो रही मशीनें और वाहन, 25 लाख से अधिक कीमत के और 5 साल तक के पुराने उपकरण या वाहन पकड़े जाते हैं अवैध खनन करते हुए, तो उनसे कम से कम 4 लाख रुपए की पेनल्टी वसूली जाए और किसी भी वाहन को 2 लाख रुपए की पेनल्टी के बिना नहीं छोड़ा जाए। ये लिखित निर्देश एनजीटी ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को दिए हैं और इनका कड़ाई से पालन करने को कहा है। इससे पहले ये पेनल्टी बहुत कम थी, जो एनजीटी ने ही निर्धारित की थी। तो इस एनजीटी के इस फैसले का भी हम उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने और भी कुछ चीज़ें निर्धारित की है अपने आदेश में, जो एनजीटी की वेबसाइट पे ये आदेश देखा जा सकता है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आरटीआई से जुड़े या जेनिस से जुड़े फैसले हैं, इसकी जानकारी या प्रतियां हम अगर संबंधित सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की वेबसाइट से नहीं नहीं दे सर्च करके देख पा रहे हैं, तो हमको, जैसा हमने बताया, वो लीगल एम्पिट है जो राजस्थान के शासन ने शुरू किया है वेबसाइट, उस पे जाके आप उनकी सहायता से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक और आदेश जनहित का अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। आप सब जानते हैं, हमको जो बैंक में खाता खोलने के बाद एटीएम कार्ड दिया जाता है, उसका एनुअल सेवा शुल्क, सर्विस चार्ज बैंक वसूलते हैं, जाकर लगभग 300-400 रुपए के बीच में। लेकिन कई जगह शहरों में जो कोने के दूर के इलाके हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ एटीएम ठीक से काम नहीं करती है या उनमें पर्याप्त पैसा नहीं डाला जाता है, जबकि वहाँ रहने वाले बैंक के ग्राहक एटीएम कार्ड का चार्ज दे रहे हैं हर। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये आदेश जारी किया है कि अब अगर किसी बैंक के किसी भी एटीएम में 10 घंटे से ज़्यादा समय तक पैसा नहीं रहा, एटीएम खाली रहा, लोगों को पैसा नहीं मिला उससे, तो उस बैंक पर 10,000 रुपए की न्यूनतम पेनल्टी लगाई जाएगी। इस बारे में भी हम शिकायत कर सकते हैं बैंकिंग लोकपाल को, जो हर राज्य में की राजधानी में है।
एक बहुत अच्छी जनहित की सुविधा अभी रेलवे ने शुरू की है। खास करके ये पूरे देश में लागू हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों में तो ये लागू हो गया है। इसमें सुविधा रेलवे की ओर से ये दी गई है, एक ऐप उन्होंने बनाया है, जीआरपी एमपी हेल्थ एप्लीकेशन नाम से। इसको मोबाइल में हम डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के ज़रिए ट्रेन के में यात्रा करते हुए आपके साथ कोई भी वारदात होती है, हमला होता है, मारपीट होती है, चोरी होती है या और कोई अ, गैर कानूनी हरकत किसी भी यात्री के साथ होती है, तो वो चलती हुई ट्रेन में भी इस एप्लीकेशन के ज़रिए शिकायत कर सकते हैं और रेलवे ने इस शिकायत को अटेंड करने के लिए मोबाइल थाने बनाए हैं, चलित थाने, जो खुद उस ट्रेन में, उस कोच में जिसने शिकायत की वहाँ पहुँचेंगे, उसकी शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस जानकारी का भी हम अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी नई-नई डेवलपमेंट हुए हैं बीच में, जो जनहित के काम के हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत समय मुझे अकेले को नहीं लेना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स को भी ज़्यादा में ज़्यादा समय देना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ें, बाकी शेष समय में और जानकारियाँ मैं दे पाऊँ। ये बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। क्योंकि सूचना का अधिकार कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ आरटीआई ही अपन लगाएँ और उसी से संबंधित जो सूचना आए वही अपन उसको नया अपडेट माने। पर आपने जो अपडेट्स बताए हैं वो एक्चुअली सूचना के तहत ही आते हैं कि नई-नई सूचनाएँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, चाहे वो ट्रेन के विषय में, ऐप के बारे में जानकारी रही हो, आरबीआई का एक महत्वपूर्ण एटीएम के विषय में जानकारी रही हो, अवैध रेत उत्खनन का एनजीटी के विषय में जानकारी रही हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में हमारे वीरेश बेल्लूर सर हैं जो कर्नाटक बंगलौर से जुड़े हुए हैं। तो वीरेश बेल्लूर सर को मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने आप को अपना वीडियो वो ऑन कर लें और कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करें। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अलाउ करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। वीरेश बेल्लूर सर हमें लगता है कि अपनी चेयर में भी है नहीं, दिख नहीं रहे। हमारे बीच में शैलेश गांधी सर जुड़ चुके हैं, ध्यान नहीं गया मेरा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक सेकंड में आपको अनम्यूट करता हूँ। सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो बेसिकली आज का जो कार्यक्रम है सूचना का अधिकार और जो नए अपडेट्स मतलब हैं कि मतलब सूचना के अधिकार से संबंधित ऐसे जो कोर्ट के कोई ऐसे निर्णय या कोई ऐसे लैंडमार्क डिसीजन, चाहे वो एसआईसी के हों, चाहे वो सीआईसी के हों, ऐसे कोई निर्णय हों जिनके द्वारा एक इम्पैक्ट पड़ा हो आरटीआई कानून को लेकर, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा हो, चाहे वो निगेटिव इम्पैक्ट रहा हो। तो इस तरह से हम लोगों ने चर्चा इस बार का रखा हुआ है। तो अभी आरबीआई की बात आ रही थी, हमारे एक साथी थे यूको बैंक से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो मैं उनको तो बाद में उनको सुनता हूं, पर उन्होंने बैंक के विषय में ही बताया कि किस तरह से आरबीआई बहुत सारे जानकारी नहीं दे रहा है, हलफनामा तक प्रस्तुत कर दे रहा है। तो चूंकि आप तो इस विषय में बहुत ही लैंडमार्क आपने निर्णय दिया था, तो वो तो उसकी आप चर्चा करेंगे ही, और कुछ जो भी इस तरह से अपडेट्स आपकी अभी हालिया कुछ आए हैं, कृपया उसके विषय में सर प्रकाश डालें। आरबीआई की जो आपने बात कही, नमस्कार सबको। आरबीआई के जो डिसीजन की आपने बात कही, बहुत